नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाता हूं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर जिले में हुआ। इनके पिताश्री का नाम मूलचंद मोदी, माताजी का नाम हीराबेन मोदी और पत्नी का नाम जशोदाबेन मोदी। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गुजरात के ही नारायणचार्य स्कूल से की। इनको 1971 में जब ये 21 साल के थे, इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया, आरएसएस में शामिल हो गए। आरएसएस के रूल रेगुलेशन, कायदे कानून इन्होंने सीखने शुरू कर दिए। लगातार 20-30 साल ये आरएसएस में रहकर पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग बन चुके थे। 2001 में इनको अचानक इनकी इतनी जगह बन चुकी थी गुजरात के अंदर कि इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2002 में इन्होंने चुनाव लड़ा और ये फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 27 फरवरी 2002 का दिन गुजरात के इतिहास में लिखा गया। गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा कांड हुआ। वो कांड था गोधरा कांड। साबरमती एक्सप्रेस जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसके बोगी नंबर S6 के अंदर आग लग गई। उसके अंदर 59 लोग जिंदा जल गए। उनमें बताया गया था कि कुछ फैमिलियां ऐसी थीं जो अयोध्या से वापस आ रही थी। 59 लोग जलकर राख हो गए। गुजरात में दंगे फैल गए। रातों रात गुजरात जलने लगा। यहां तक कि सरकार के बारे में भी सुना गया था कि सरकार ने भी उसको रोकने का बहुत कड़ा प्रयास नहीं किया था। मुसलमानों को मारा जाने लगा। इनके देखते देखते ऐसा सुनने में आया है, जो कहा जा रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मुसलमानों को टारगेट किया गया, बहुत सारे मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया। औरतों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोषी लोग थे उनको गिरफ्तार किया और उनको छोड़ दिया गया। जो निर्दोष लोग थे उनको गिरफ्तार किया और अभी तक भी ऐसा सुनने में आता है कि छोड़ा नहीं गया है। बलात्कारियों को भी पिछले दिनों छोड़ा गया था, उनकी फूल मालाओं से स्वागत किया गया था। तो ये गुजरात का एक काला धब्बा, जिसे विपक्षी लोग कहते हैं, कुछ देश के लोग कहते हैं, मैं लोगों के कहने वाली बात आप तक पहुंचा रहा हूं। गुजरात 2002 का गोधरा कांड गुजरात के लिए बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि घिनौना या प्रसिद्ध एक कांड रहा, जिसकी वजह से गुजरात पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। 2002 के बाद 2007 में मुख्यमंत्री बने। 2007 के बाद 2012 में मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी। 14 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 2014 में इनको बीजेपी का मेन प्रचारक बना दिया गया। यानी इनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ा। इन्होंने मंच से बहुत सारे वादे किए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल हमारी सरकार देगी। विदेशों में जो काला धन है वो हम वापस लेकर आएंगे और लोगों तक 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता। क्या कारण है कि भारत का रुपया गिरता चला जा रहा है? हम ये वादा करते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को बढ़ाएंगे और डॉलर के मुकाबले लाकर इसको खड़ा कर देंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत के भी बहुत सारे वादे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में किए थे। डीजल की कीमत कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, यहां तक कि 30 से 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल दिया जाएगा यदि हमारी सरकार आती है तो इस तरह की बयानबाजी अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी किया करते थे। साथ ही साथ वो मंदिर का जिक्र भी करते थे और मस्जिद का भी करते थे। वो शमशान का जिक्र भी करते थे और कब्रिस्तान का भी करते थे।
यहां तक कि लोगों को पोलराइज करने की भी कोशिश की गई, जो विपक्षियों ने इन पर आरोप लगाए। बहरहाल हुआ यह कि 2014 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बन गई। 2014 के बाद जब सरकार बनी तो इन्होंने सख्त डिसीजन लेने शुरू कर दिए। 8 नवंबर 2016 को पहला डिसीजन, 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री खुद आए और कहने लगे कि 500 और 1000 के नोट को बंद किया जाता है, नोटबंदी की जाती है। लोगों में हड़कंप मच गया, लोग लाइनों में लगने शुरू हो गए, बैंकों में जाने शुरू हो गए, एटीएम पर लाइन, बैंकों पर लाइन, लगातार लोग पैसा बदलने के लिए कशमकश करने लगे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की माताश्री भी वो भी बैंकों की लाइन में लगी पैसे निकालने के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। 50 दिन दिए उनको, 100 दिन दिए, 150 दिन दिए, लेकिन उतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं हुआ। एक और डिसीजन, बड़ा डिसीजन नरेंद्र मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का डिसीजन था 1 जुलाई 2017 को रात के 12 बजे इन्होंने एक देश और एक टैक्स का नारा दिया। 1 जुलाई 2017 को रात को 12 बजे ढोल और नगाड़ों के साथ जीएसटी को लागू कर दिया गया। 12% का स्लैब भी था, 18 का भी था, 24% का स्लैब भी था और लास्ट 28% का स्लैब भी था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, कुछ दिन तक तो लोगों ने समझ ही नहीं पाया कि ये जीएसटी है क्या। सेमिनार किए जाते थे समझाने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों को समझा रहे थे कि जीएसटी ये है, जीएसटी वो है, जीएसटी इस तरह के स्लैब्स है, इस तरह के टैक्स है, लेकिन बहुत दिनों तक लोगों की समझ में नहीं आया। यहां तक कि जीएसटी से तंग होकर बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी। यह था दूसरा बड़ा डिसीजन। 2 डिसीजन पहले कार्यकाल में इन्होंने बड़े लिए। उसके बाद 2019 का चुनाव आया। 2019 का जब चुनाव आया तो इन्होंने और वादे किए, और बहुत सारे वादे किए। 2019 के चुनाव में 282 की जगह 303 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें लाकर इन्होंने सरकार बना ली। 2019 में पहला डिसीजन जो इनका हुआ वो था 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। इतने दिनों से लंबित वो धारा 370, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी होती थी, देश के लोगों को काफी परेशानी होती थी। धारा 370 और कानून 35A दोनों को हटा लिया गया और कहा गया कि अब कोई भी भारत का निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर रह सकता है और वहां अपना घर बना सकता है। यह था तीसरा बड़ा डिसीजन। चौथा जो बड़ा डिसीजन था वो था 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को 134 साल पुरानी समस्या, पुराना केस जो लंबित था, जिसका फैसला नहीं हो पा रहा था, उस फैसले को कर दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। यह चौथा इनका बड़ा डिसीजन रहा। तो बड़े बड़े डिसीजन लेने में नरेंद्र मोदी माहिर माने गए। 2019 में जब यह फैसला ले लिया गया कि राम मंदिर वहीं बनेगा और राम मंदिर के निर्माण के लिए कार्यवाही जो थी वो शुरू हो गई, राम मंदिर बनना शुरू हो गया। कोविड-19 के अंदर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों को बहुत साथ भी दिया लोगों का, लेकिन कुछ लोग परेशान भी रहे। उसके अंदर भी काफी सारी समस्याएं सरकार की ओर से सामने आई। ऑक्सीजन गैस की समस्याएं सामने आई और ये अपना जो कोविड की वैक्सीन थी, इसकी समस्याएं भी लोगों के सामने आई। ये चलती रही, लोग समस्याओं से जूझते भी रहे, निपटते भी रहे। सरकार लोगों को देख भी रही थी और अनदेखा भी कर रही थी। तो ये काफी सारे जो बड़े डिसीजन थे ये सरकार ने लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई।
2024 में चुनाव आए। 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में बहुत सारी बातें कही कि हमने पिछले 10 सालों में इतने काम किए हैं, पिछले 10 सालों में अपने काम गिनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये बातें भी करते थे, ये मंगलसूत्र की बातें भी करते थे, ये मुगलों की बातें भी करते थे, ये भैंस खोलकर ले जाने की बातें भी करते थे, ये मुजरे की बातें भी करते थे। प्रधानमंत्री मंच से इस तरह के भाषण दिया करते थे ताकि लोग इकट्ठा हो, या धर्म के नाम पर इकट्ठा हो या विकास कार्यों के नाम पर इकट्ठा हो, लेकिन इकट्ठा हो और हमें वोट दें और हमें जिताएं ताकि हम सरकार बना सकें। हुआ क्या? 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में इनको सीटें आई 240, 303 से घटकर 240 पर। इनको अपनी सरकार दूसरों का सहारा लेकर बनानी पड़ी। आज ये सरकार में है लेकिन दूसरों के सहारे पर है। ये नरेंद्र मोदी का जो जीवन रहा है, वहां तक की बात मैंने आपको बताई है। आज भी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी पार्टियों की सपोर्ट उन्होंने ले रखी है, 240 इनके पास है, और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार को कैसे स्थिर रखें, कैसे चलाएं और कैसे देश तरक्की करे। उसके बावजूद भी इनको अपनी सरकार पर, लोगों पर भरोसा नहीं है। वो भरोसा 2014 वाला भरोसा टूट चुका है। विपक्ष मजबूत हो चुका है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आप राहुल गांधी के बारे में क्या कहते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, कौन राहुल? वही राहुल आज नरेंद्र मोदी के सामने में एलओपी है, यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता है। एक बात और नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि मां के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, यानी मैं नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुआ जैसे और लोग होते हैं। तो इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी की मजाक भी बनाती हैं और उनको कहीं ना कहीं जाकर रोकती भी हैं और कहीं ना कहीं जाकर उनको उतारती भी हैं और चढ़ाती भी हैं। ये जिंदगी का इस तरह के जो जिंदगी नरेंद्र मोदी की शुरू हुई 1950 से लेकर और 2024 तक, उसमें कुछ जो बातें नरेंद्र मोदी जी की जीवन के बारे में थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें इसमें रह गई हैं अगले एपिसोड में आप तक पहुंचाऊं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।